11th क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में आज अकाउंट्स की जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास पूरी अकाउंटेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जब तक भी आप अकाउंट्स के फील्ड में रहेंगे, जो अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना ही होगा। उनके बिना आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज ही अकाउंट्स का ये है। सबसे इंपॉर्टेंट कहा है मैंने, सबसे डिफिकल्ट नहीं कहा। डिफिकल्ट क्योंकि ये है भी नहीं। तो चलिए हम अकाउंट्स में इससे पहले आगे बढ़ें तो हम कुछ सामान्य सी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी व्यापारी जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली उसके अकाउंट्स बनाने का जो पर्पस होता है वो यह होता है कि वह अपने 3 जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स अकाउंट्स से फाइंड आउट कर सके। तो किसी भी बिजनेसमैन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि उसने किन किन से रुपया लेना है और किन किन का रुपया देना है, चाहे वे व्यक्ति हो या संस्था हो। तो पहला जो सवाल है कि किससे रुपया लेना है और किसको रुपया देना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पर्सनल अकाउंट्स आपको देंगे। सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसके पास बिजनेस में कितनी वैल्यू की असेट्स हैं और उसके बराबर ही उसकी लायबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो उसका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें मिलेगा रियल अकाउंट्स में। और एक तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बिजनेसमैन पीरियड के एंड में यह जानना चाहता है कि जो उसने बिजनेस एक्टिविटीज की हैं उनका रिजल्ट क्या रहा, मतलब उन एक्टिविटीज से उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका आंसर हमारी जो तीसरी टाइप है अकाउंट्स की, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं, वह देगी। तो 3 बेसिक क्वेश्चन हमने किए। किससे रुपया लेना है, किसको रुपया देना है, ये पर्सनल अकाउंट बताएगा। कितनी असेट्स बिजनेस में हैं, ये रियल अकाउंट से मालूम पड़ेगा। और बिजनेस में लॉस हुई या प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर आपको मिलता है नॉमिनल अकाउंट से। तो यही आज के हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स हमें यह बताते हैं कि हमने किससे रुपया लेना है, किसको रुपया देना है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह संस्था हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। लेकिन पर्सन्स के अलावा जो और अकाउंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी व्यक्ति के नहीं होते, किसी भी संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते। उनको हम
बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है रियल अकाउंट्स, वास्तविक खाते। इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास बिजनेस में कौन कौन सी असेट्स हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। इससे हमें बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में नॉलेज होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स को हिंदी में हम शब्द यूज करते हैं नाम मात्र। ऐसा क्यों बोलते हैं? नाम मात्र किस लिए कहते हैं? नाम मात्र का मतलब है कि इन अकाउंट्स के बैलेंसेस हर साल ईयर एंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनको हर साल हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, जबकि पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस ईयर आफ्टर ईयर कैरी ओवर करते चले जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब इससे पहले हम एक एक अकाउंट को पढ़ें, उसकी टाइप और उसके रूल्स स्टडी करें, हमें 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वह डबल एंट्री सिस्टम है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। एक साइड जिसे हम डेबिट बोलते हैं और दूसरी साइड जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं, उन दोनों का मैच करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेंगी, इट मींस अकाउंट्स में मिस्टेक्स हो गई है। तो चलते हैं, पहले हम डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स को जरा सा जान लें। पहला शब्द है डेबिट। डेबिट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं DR। जैसे अब डॉक्टर लिखा करते थे शॉर्ट में, अब वो डॉक्टर यहां पे आपके लिए कॉमर्स में बन गया है DR, डेबिट। हिंदी में बोलते हैं नाम। नाम का मतलब, जब आप सपोज किसी दुकानदार से उधार में सामान खरीदते हैं, जब आप उधार में सामान खरीदते हैं तो मान लिया आपने 5000 की परचेजेस की, लेकिन परचेज किया आपने क्रेडिट में, उधार में, तो आप उसे क्या कहेंगे? भैया ये 5000 रुपये मेरे नाम में लिख देना, मुझे डेबिट कर देना। इसलिए डेबिट का मतलब है नाम, तो उसके नाम लिखा जाएगा जिसने रिसीव किया है, गुड्स जिसके पास आई है। अब 5000 की गुड्स आपने परचेज की, 2 दिन बाद आप शॉप पे गए, आपके पास कुछ अमाउंट अवेलेबल है, आपने उसमें से पूरी पेमेंट तो नहीं की, आपने 3000 रुपीज उस शॉपकीपर को दिए और आपने उसको कहा कि भाई ये 3000 रुपये मेरे जमा कर दीजिए, मतलब क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट के लिए भी शब्द हमने यूज करा है शॉर्ट फॉर्म में CR, C कैपिटल और स्मॉल। इसका मतलब हिंदी में जमा। तो आपने 3000 रुपये अपने नाम से जमा करवा दिए, तो इस तरह से आपका जो बैलेंस बचा वो 2000 का बैलेंस अभी डेबिट का ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस बचा। इसी तरह से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये बात थी डेबिट और क्रेडिट की। अकाउंटेंसी में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, सभी को इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करना ही होगा। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते, तो अभी हम बात कर रहे थे कि अकाउंट्स में डेफिनेटली मिस्टेक हो गई है। तो एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। एक पैसे का भी फर्क होना नहीं चाहिए, ना डेबिट ज्यादा होना चाहिए क्रेडिट से
और ना क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए डेबिट से। तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन हम उनके जो रूल्स हैं उनको स्टडी करते हैं कि कब किस टाइप के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कब हम क्रेडिट करेंगे। आज का हमारा फोकस इसी पे रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत खाते, मतलब सभी व्यक्तियों के खाते। अब व्यक्तियों में आप क्या समझते हैं? क्या केवल जीवित व्यक्तियों को ही व्यक्ति माना जाए? क्या नेचुरल पर्सन हमारे और आप जैसे व्यक्तियों को, जो सांस ले सकते हैं, जो बोल सकते हैं और एक्टिविटीज करते हैं, क्या उन्हीं को पर्सन्स माना जाए? जी, उनका तो मानना ही है, लेकिन उनके अलावा भी पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल पर्सन्स पे। तो पर्सनल अकाउंट्स में जितने भी नेचुरल पर्सन हैं, जो भी प्राकृतिक व्यक्ति हैं, जिनको भी कुदरत के प्रक्रिया के द्वारा जिनका जन्म हुआ है और जिनकी मृत्यु भी होगी, उनको हम नेचुरल पर्सन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति है राम, तो राम्स अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई और पर्सन है गीता, तो गीताज अकाउंट ये भी पर्सन है, तो इसका अकाउंट भी नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह से जो बिजनेस का ऑनर होता है, मालिक होता है, उसका भी पर्सनल अकाउंट बिजनेस में मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बिजनेस को बिजनेस के ऑनर से अलग माना जाता है। बिजनेस अपने मालिक के साथ भी जो लेन देन करता है, उनको भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, जिसे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के नाम से स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो बिजनेस का ऑनर है, उसका अकाउंट भी एंटरप्राइज की बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में खोला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। क्योंकि जो बिजनेस का ऑनर है वो बिजनेस में जो फंड्स इन्वेस्ट करता है, उनको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बिजनेस के ऑनर का पर्सनल अकाउंट है, और बिजनेस का ऑनर कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ही होगा। इसी तरह से कभी कभी हम एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं बिजनेस के ओनर के लिए ही, जब वह अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसे भी बिजनेस के ऑनर के पर्सनल अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है, और उस अकाउंट का नाम है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स, आहरण हिंदी में बोलते हैं। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग्स, और जब बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट भी बिजनेस के ऑनर का अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट भी बिजनेस के ऑनर का अकाउंट है, और बिजनेस का ऑनर कोई नेचुरल पर्सन ही होता है, तो इसीलिए हमने इसको नेचुरल पर्सन्स की कैटेगरी में लिखा है। अब बात यहीं पे समाप्त नहीं होती। केवल नेचुरल पर्सन ही पर्सन हो ऐसा अकाउंट्स में नहीं होता। जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिन भी संस्थाओं के साथ हमारा बिजनेस डील करता है, उनके अकाउंट्स भी पर्सनल अकाउंट्स ही होते हैं। कारण चाहे वह कोई भी संस्था है, उसका मालिक, उसका ओनर तो कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ही होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या होता है
कि हम उस नेचुरल पर्सन का नाम लिख नहीं पाते, या तो जान नहीं पाते, या उनका नाम लिखने में हमें डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, जरा जानते हैं। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। परमात्मा ने, भगवान ने तो कंपनी को पैदा नहीं किया, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। लेकिन कंपनी में मेंबर्स की संख्या लाखों करोड़ों में हो सकती है। अब ओनर तो नेचुरल पर्सन्स ही हैं डेफिनेटली, जो मेंबर्स हैं, लेकिन क्या आप उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों के नाम अकाउंट्स में लिखेंगे? जी नहीं। इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए हम केवल उस कंपनी के नाम से डेबिट या क्रेडिट, जैसा भी हमारा रूल हमें बताएगा, अकाउंट को कर देंगे। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, कई पार्टनर हो सकते हैं उसमें। मान लिया 20 पार्टनर्स हैं, तो क्या हम 20 पार्टनर्स के सबके नाम लिखेंगे? इससे बचने के लिए भी हम केवल पार्टनरशिप फर्म को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है, उसमें भी मेंबर्स ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी हम केवल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अकाउंट खोलते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमें उस संस्था से कितना रुपया लेना है या हमने कितना रुपया उसका देना है। तो इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन्स बोलते हैं। हालांकि इन संस्थाओं के मालिक भी नेचुरल पर्सन ही होते हैं, लेकिन शायद उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम उनका सबका नाम जो है वहाँ पे लिख नहीं सकते और सबके नाम से अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, ये आपके आर्टिफिशियल कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। ऐसे ही हर बिजनेस बैंक के साथ डील करता है। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो एसबीआई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे भी हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में ही शामिल करेंगे। सपोज कोई फर्म है श्यामलाल एंड सन्स, तो श्यामलाल एंड सन्स फर्म भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा और वह भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस तरह से सेकंड कैटेगरी में हम सभी संस्थाओं के यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन्स के अकाउंट लेते हैं। ये भी पर्सनल अकाउंट्स ही हैं, इनके लिए भी नियम बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जैसे नेचुरल पर्सन्स के लिए है। अब एक थर्ड कैटेगरी और भी है जिसका यूज काफी कम होता है, लेकिन देखने में तो आएगा। कई बार क्या होता है, सर्टेन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, यानी कि हमें उनकी पेमेंट करनी होती है और ड्यू डेट पे हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाते, तो उस अमाउंट को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, एदत्त। इसी प्रकार कोई इनकम हो सकती है जो हमने अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी हमें वो कैश में मिली नहीं है। जिस व्यक्ति से हमें मिलनी है उस व्यक्ति के लिए हम उसके इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट से अकाउंट ना खोलकर हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले इनकम के नाम से अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे मान लिया हमने सैलरी पे करनी थी, फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स में से जिस दिन सैलरी की पेमेंट हो रही थी, मान लिया 4 वर्कर्स एब्सेंट थे, तो उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग बच गई। अब हम उस सैलरी के लिए एक अकाउंट खोल देंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी पर्सन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो भी तो नेचुरल पर्सन है,
लेकिन हमने उन सभी पर्सन्स का, उन एम्प्लॉयज़ का नाम लिखने की बजाय आउटस्टैंडिंग सैलरी से डिनोट कर दिया। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये सैलरी का खर्चा है जो हम दे नहीं पाए थे। फिर हम सैलरी के रजिस्टर में चेक कर लेंगे कि किस किस के सिग्नेचर नहीं हुए हैं, किस किस की पेमेंट नहीं गई है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसी प्रकार से मान लिया आपने एडवांस रेंट पे कर दिया, तो एडवांस रेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। जिस लैंडलॉर्ड को आपने फैक्ट्री का या शॉप का रेंट एडवांस में पे किया है वह भी तो एक पर्सन है, लेकिन हम उसके पर्सनल अकाउंट को उसके नाम से नहीं खोल के उस खर्चे के नाम से लिख देते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि यह उस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसको भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेंगे। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल के कुछ महीने का आपने पहले ही पे कर दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, जिस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को आपने अमाउंट पे किया है एडवांस में, यह उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए यह भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही है। तो आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, और सपोज आपने कहीं से इंटरेस्ट अर्न कर लिया, लेकिन अभी वह इंटरेस्ट आपको कैश में रिसीव नहीं हुआ, तो उस इंटरेस्ट को हम, जब तक वो हमें कैश में रिसीव नहीं हो जाता, हम उसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? एक्रूड इंटरेस्ट। अब ये एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी उस पर्सन को, उस नेचुरल पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमने इंटरेस्ट अभी लेना है। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल फाइंड आउट करने में या उसको जो है ट्रेस करने में हेल्प मिलती है। जैसे आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, इस तरह के वर्ड्स आपको जब भी किसी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट के साथ मिलते हैं तो वह भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, और ये भी पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। अब ये तो हमने पर्सनल अकाउंट्स की टाइप्स स्टडी की। नेचुरल पर्सन, जीवित व्यक्ति, वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, क्लब है, सोसाइटी है, किसी भी प्रकार की संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सब भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की है, जो खर्चे और इनकम अभी हमने या तो प्राप्त नहीं किए हैं या अभी हमने पे नहीं किए हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी पर्सन्स के लिए ही होते हैं। अब सवाल आता है हमारे पहले गोल्डन रूल का, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स को आपने कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। सवाल हमारा आज का ये है। पहचान तो आप कर ही लेंगे, बुक्स में भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आप, उनसे आपको अकाउंट्स की पहचान हो जाएगी कि कौन कौन से अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन इनका रूल क्या है, डेबिट कब करते हैं पर्सनल अकाउंट्स को और क्रेडिट कब करते हैं। तो रूल 1, पहला गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट, DR लगाकर। डेबिट कब करते हैं? डेबिट करते हैं रिसीवर को, प्राप्त करने वाले को, यानी कि जो
हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला, डेबिट द रिसीवर। जैसे आपने मोहन को 500 रुपीज पे किए अपने बिजनेस से, तो मोहन रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, आप मोहन को डेबिट करेंगे। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि जब आप कैश पे करें तभी वह रिसीवर बनेगा। रिसीवर तब भी बन सकता है, मान लिया आपने मोहन को 3000 की गुड्स उधार में सेल कर दी, तो तब भी तो मोहन रिसीवर ही है। इस केस में वह कैश रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन गुड्स तो रिसीव कर ही रहा है हमारे बिजनेस से, तो तब भी हम मोहन को डेबिट ही करेंगे। जो भी हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा उस रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट कब करते हैं पर्सनल अकाउंट्स को? क्रेडिट इसका उल्टा है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसे आप क्रेडिट करेंगे, जिसने आपके बिजनेस में कुछ दिया है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या गुड्स की फॉर्म में हो या किसी और एसेट की फॉर्म में हो, लेकिन वो देने वाला होना चाहिए। तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। मान लिया कोई व्यक्ति है सोहनलाल जिसका नाम है, उसने आपको 50,000 रुपीज दिए, अब वो हो गया गिवर, तो सोहनलाल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल हमारा क्या है, सोहनलाल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये हमने जान लिया, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है और वो दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर ये हमारा नियम है। इसी तरह से यदि सोहनलाल ने हमें कैश न देकर कुछ माल उधार में बेचा होता, तब भी तो वह गिवर ही था। उस केस में भी हम उसे क्रेडिट ही करते, क्योंकि क्रेडिट द गिवर ये हमारा आज का पहला नियम है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये है आपका गोल्डन रूल नंबर 1। पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ।